हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम बात करेंगे अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स और यू कैन ऑल्सो से एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो सबसे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम बात इसकी डेफिनेशन को लेके चलते हैं और इसकी डेफिनेशन को ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और तो क्या हो जाएगा, आपको ये एजियोट्रोप जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एजियोट्रोप क्या होता है? इट इज ए बाइनरी मिक्सचर। इट इज ए बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट हैज a constant boiling point because the vapor pressure has the same composition as the liquid mixture, ठीक है। इसमें आप एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर may be higher or lower than that of any component। तो बच्चे ये जो डेफिनेशन है, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर ही आपका जो एजियोट्रोप है वो एक्सप्लेन हो चुका है। देखिए इसमें से पॉइंट निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज ए बाइनरी मिक्सचर। तो इसी का फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आया कि जो एजियोट्रोप होता है वो क्या होता है, एक बाइनरी मिक्सचर होता है। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो सेकेंड पॉइंट में कहेंगे कि इसमें जो सॉल्यूशन होगा आपका, सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। लिक्विड सॉल्यूशन आप समझते होंगे कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, आपके लिक्विड होने चाहिए। और आपको सोल्यूट सॉल्वेंट सिर्फ यानी कि दो ही चीजें लेनी है। बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो से ज्यादा कंपोनेंट इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। दैट हैज ए कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो जो थर्ड पॉइंट आता है, तो इसमें जो थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं दैट सॉल्यूशन विल बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट जाइए, द वेपर प्रेशर हैज द सेम कंपोजिशन एज द लिक्विड मिक्सचर। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि आपका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन किस चीज का है, लिक्विड का ही है। तो लिक्विड था और लिक्विड के ऊपर क्या थे, वेपर था, वेपर्स थे। वेपर प्रेशर जो आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज एंड द लिक्विड। दोबारा सुनिएगा, कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज विल बी सेम। यानी कि कंपोजिशन आप मोल फ्रैक्शन से बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा वेपर फेज में होगा, जितने मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होंगे उतने ही मोल फ्रैक्शन किस में होगा, लिक्विड में होगा, ठीक है। मैं दोबारा से बता रही हूं आपको ये बात कि जो लिक्विड फेज है, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन लिक्विड में है और जो ऊपर वेपर बन चुके हैं, तो और जो वेपर फेज है तो उसमें क्या है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है कुछ वेपर्स में गए कुछ लिक्विड में है। तो जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में रहेगा उतना ही मोल फ्रैक्शन किस फेज में रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकती हूं फोर्थ पॉइंट, द मोल फ्रैक्शन of liquid and vapor phase are equal of solute and solvent। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के भी दोनों ही फेजेस में क्या रहेंगे,
इक्वल क्या रहेंगे, मोल फ्रैक्शन रहेंगे। ठीक है, तो ये चलो आगे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर में बी, चलो देखिए वेपर फेज हमने तो ये बात कर ली, कंपोजिशन क्या है, सेम है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर में बी हायर और लोअर देन दैट ऑफ एनी कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या कहता है कि इसका देखो क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट इसका है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, अब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका सोल्यूट होगा, और सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, सोलवेंट होगा। तो इस सोल्यूट का भी कोई बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, है ना, और सोलवेंट का भी कोई बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। तो कहता है जो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आएगा, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आएगा वो इन दोनों के कंपोनेंट से, मान लो इसका कुछ है वैल्यू, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू है, तो इसका इनकी वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी वैल्यू से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहा है इसने कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर में बी हायर और लोअर देन दैट ऑफ एनी कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट में से किसी से भी ज्यादा या कम हो सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर एजियोट्रोप की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसको और आगे बढ़ाएंगे इसी टॉपिक को। देखिए अब मैं इसी के फोर्थ पॉइंट को उठाना चाहूंगी। तो फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज आर इक्वल ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो वेपर फेज और क्या है, जो लिक्विड फेज है, अगर उनमें क्या हो, मोल फ्रैक्शन इक्वल आ जाता है तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब पॉसिबल होता है, तो अगर मैं लिखूं दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज पॉसिबल व्हेन द mole fraction of liquid phase and vapor phase are different। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या था। वैसे तो आप ये अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं इन डिटेल क्या होता है, लेकिन एक छोटा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या काम करता है, ये क्या करता है, डिस्टिलेशन करता है किसी दो कंपोनेंट का। डिस्टिलेशन से मतलब क्या है, प्योरीफाई करता है। मान लीजिए आपके पास में कोई एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, इसके अंदर दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो आपको उन कंपोनेंट को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। ठीक है, तो सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो आप क्या लेते हैं, एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर के अंदर आपने वो मिक्सचर ले लिया, ठीक है, उसको आगे आपने क्या किया, नीचे से आप उसको बॉईल किए जा रहे हैं। बॉईल करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो यहां से आप उसको क्या करेंगे, इनमें से क्या होगा, अगर उनके लिक्विड फेज और वेपर फेज के जो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन अगर डिफरेंट होंगे, दैट मीन्स कि जो सोल्यूट है और सोलवेंट है उनके क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट शुड बी डिफर। कितना होना चाहिए, 25 केल्विन के अराउंड होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, इनमें से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वेपर में कन्वर्ट होगा तो यहां से वेपर्स आ रही है और यहां से हम उसको क्या करेंगे, कंडेंसर लगा दें। कंडेंसर करने के बाद में क्या होगा, ये वेपर्स वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक जो कंपोनेंट आपका इधर रह जाएगा, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन यहां पर दोनों के दोनों फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इक्वल है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की क्या है, कंडीशन यही है कि लिक्विड फेज और वेपर फेज में दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर ये ऐसा नहीं होता। तभी कहा जाता है कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है इनकी क्या होती है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। क्या होती है बच्चे, फिक्स्ड कंपोजिशन में ही ये हमें मिलते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी उठा के आपने मिक्स कर दिया, नहीं, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में ही आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब
तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में क्या कर सकते हैं, आप इसको मिक्स कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं बना सकते। मान लिया आपने कह दिया 25% मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया है, 85 बना दिया, अपनी तरफ से नहीं बना सकते। एक फिक्स्ड कंपोजिशन में ही बना सकते हैं, क्योंकि फिक्स कंपोजिशन होगी तभी क्या होगा, उनके जो मोल फ्रैक्शन होंगे लिक्विड फेज और वेपर फेज के क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल है तभी उसको हम एजियोट्रोप्स बोलते हैं बच्चे। ठीक है, फिर वो एजियोट्रोप्स आपके नहीं रहेंगे। तो आप इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि इसका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, आर नॉट पॉसिबल। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट थी, देखो 3 और पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बाइनरी मिक्सचर होता है, लिक्विड लिक्विड होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए, बॉईल होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन क्या है, लिक्विड और वेपर फेज का क्या होना चाहिए, क्या होता है, इक्वल होता है, इसकी क्या होती है, एक फिक्स कंपोजिशन होती है। तो लास्ट हमारा देखो इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है, हमारा पॉइंट नंबर 6, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर में बी हाइयर और लोअर देन दैट एनी ऑफ कंपोनेंट। तो जो एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, विच इज द मेन थिंग ऑफ दिस टॉपिक, वो क्या है कि अपने किसी भी कंपोनेंट से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसीलिए जो एजियोट्रोप्स होते हैं बच्चे, उसको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। पहला आता है आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। ठीक है। दूसरा आता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। ठीक है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले इसके कुछ पॉइंट रखूंगी मैं, कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप होता है वो क्या शो करता है, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि आइडियल से ही कंसीडर करके चलेंगे ना। देखो जितनी भी बातें होती है हम आइडियल सॉल्यूशन से ही कंसीडर करते हैं। तो क्या कैसा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या थे आपके, वो हम लास्ट लेक्चर में क्या है अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जिनको समझ में नहीं आया वो अपना वो लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, शोज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। इसमें ही सेकेंड पॉइंट आता है, इट बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन एनी ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी कि जो कंपोनेंट है वो अपनी जब प्योर स्टेट में है ना, मतलब आपने सॉल्यूशन नहीं बनाया है, जब वो अपनी प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में उनका कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, तो उस उनके प्योर स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ये कम होगा। यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या समझते हैं कि क्या हो जाएगा, कम होगा। और यहां से भी आप एग्जांपल याद कर सकते हैं। देखो जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात की थी, तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो आपका सॉल्यूशन था, याद कीजिए जो सॉल्यूशन था, ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात भी नहीं करते, चलो पॉजिटिव डेविएशन कब था, जब आपको वेपर्स क्या मिल रहे थे, ज्यादा मिल रहे थे। वेपर प्रेशर क्या था, जिसमें ज्यादा आ रहा था आपका, है ना, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या आ रहा था आपका, ज्यादा आ रहा था। और वेपर प्रेशर कब ज्यादा आ सकता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, है ना, यानी कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी चीज क्लियर हो गई। इट शोज पॉजिटिव डेविएशन एंड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि जब आपके कंपोनेंट किस में थे, प्योर स्टेट में थे, उससे लोअर टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं, बॉइल हो रहा है। तो अगर मैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप की बात करूं तो क्या कहूंगी, इट शोज नेगेटिव डेविएशन, इट शोज नेगेटिव डेविएशन। और सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, इससे जस्ट अपोजिट ही तो है, बॉइल्स एट अ हाइयर टेम्परेचर, बॉइल्स एट अ हाइयर टेम्परेचर देन एनी ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, एनी ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो ये था आपका एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसका एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था, फिक्स कंपोजिशन होती है बेटा, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं विद कंपोजिशन, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इसमें जैसे पहले एक एग्जांपल लेती हूं मैं, ठीक है, 95% ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5
OH, यानी कि एक्वस मीडियम की बात कर रही हूं मैं। तो 95% C2H5OH सोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 95% आपका क्या है, C2H5OH है, और जो 5% रहा होगा वो क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, आइडियल ग्राफ बनाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने ग्राफ बनाया था बच्चे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो हमारा ग्राफ था वो क्या था, देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या था हमारा ग्राफ, हमने इस तरीके से कुछ बनाया था टोटल वेपर प्रेशर के लिए, राइट। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, शोज पॉजिटिव डेविएशन। तो यहां पर पहले लगा लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कह दिए किसके थे, C2H5OH। तो इसका कुछ मोल फ्रैक्शन था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, H2O का, राइट 1। और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखते हैं यहां पर अगर मैं इस ग्राफ की बात करती हूं तो इस ग्राफ में देखिएगा कि जैसे ही 95% पे C2H5 है वो अपनी मैक्सिमम क्या देगा, वेपर प्रेशर देगा। तो मान लीजिए यहां पर क्या हो गया, C2H5OH हो गया, और इसके बाद में मोल फ्रैक्शन किसके बढ़ने शुरू हो गई, वाटर के। तो ये चीज क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन 95% पे, यानी कि 5% का ले लिया मैंने इधर, ये 90% हो गया, तो 5% पे मैक्सिमम पॉइंट इसका क्या आ गया, इधर आ गया वेपर प्रेशर पे। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन पर अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे आपका 95% पे आप कहाँ पहुंच चुके हैं, C2H5OH पर पहुंच चुके हैं, और 5% ऑफ H2O पे पहुंच चुके हो। ये जो पीक होगी ना, ये पीक क्या होगी इन दोनों का, जहां पर ये मिक्सचर हो रहा है 95% पे जाके C2H5 और 5% पे क्या हो रहा है, वाटर। तो वो वाली पीक की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो गया। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे, चलो पॉजिटिव डेविएशन की बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर देन एनी प्योर कंपोनेंट। तो इसको मैं बताती हूँ आपको सेकंड ग्राफ में। तो अगर मैं इसका सेकंड ग्राफ बच्चे ड्रॉ करती हूँ तो सेकंड ग्राफ में देखिए क्या होगा, क्या कहता है, बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है, किसके लोअर टेम्परेचर पर, जो इसके प्योर कंपोनेंट है। तो प्योर कंपोनेंट क्या है मेरे पास, वाटर है और इथाइल अल्कोहल है। तो इधर तो मेरे पास क्या था, वाटर था, है ना, H2O था, और इधर मेरे पास क्या था, इथाइल अल्कोहल था, C2H5OH था, है ना। तो अब देखिए आपको पता है जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो प्रेशर होगा वो यहीं पे तो मिलेगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 373 बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, और जो आपका इथाइल अल्कोहल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 353। कितना होता है, ये केल्विन में आ जाएगा, 353 केल्विन। तो इसको ऊपर नीचे क्यों लिखा, तो आप समझ सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इसको ऊपर लिख दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये बात आपको आई थिंक समझ में। ये सिर्फ क्या है, इनका प्योर स्टेट में कहता है ना कि प्योर कंपाउंड, तो प्योर स्टेट में इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही हमने क्या देखा, इस सॉल्यूशन का यानी कि 95% ऑफ C2H5OH का क्या देख, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 351 केल्विन पे। कितना निकल के आया, 351। अब जो 351 है वो इससे भी कम है और इससे भी कम है, और यही तो कहा बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर देन एनी ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, ये बॉइल हो जाएगा। और मैक्सिमम बॉइल मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, जहां पर ये क्या हो रहा होगा, 90, जहां पर ये हमें सॉल्यूशन दे रहा होगा पीक पर। और पीक अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करूं तो पीक हमारी कहाँ बन रही है, इधर बन रही है। इसको मैं इधर नीचे ड्रॉ किया, ठीक इस तरीके से। तो ये वाला कहाँ जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट 351 पे, ये 351 है आपका, इसको मैंने इधर ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके का क्या मिलेगा आपको, ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो ये था किसके लिए आपके पास में, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ क्या समझनी है, लाइन समझनी है, इनका मीनिंग समझना है, उन मीनिंग को एक ग्राफ के थ्रू आपको जोड़ते जाना है। ठीक है, इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जैसे 87% क्या आता है आपका, क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन की बात करूं तो जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है वो 334
0.3 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जो मिथेनॉल का होता है वो कितना होता है 337। तो जो इसका क्या आता है मतलब आप क्या निकालते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट निकाल के लाते हैं तो वो आता है 327 केल्विन निकल के आता है, ठीक है। तो ये क्या आ रहे हैं, कुछ चेंजेस निकल के, इसमें भी क्या आ रहे हैं, दोनों से कम बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ रहा है। तो ये किसके लिए था आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। अब दूसरा आता है मेरे पास में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कुछ इस तरीके से ही है। तो पहला पॉइंट कहता है इट शोज नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आता है जैसे आपका 68% नाइट्रिक एसिड, 68% नाइट्रिक एसिड एक्वस। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास में 68% तो क्या है आपके पास में नाइट्रिक एसिड है, एंड 32% क्या होगा H2O होगा, ठीक है। ml की ले लेते हैं, ml की बात कर लेते हैं, ठीक है, ml हो गया। तो अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल क्या होगा, देखो इधर मैं क्या ले लेती हूँ, तो इधर मैं जैसे ले लेती हूँ HNO3 1, और साथ में क्या आ गया, वाटर आ गया, ठीक है। वाटर के लिए क्या हो जाएगा 0। इधर मोल फ्रैक्शन आ गया आपका, मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा इधर, जो वाटर है HNO3 है उसका 0, और वाटर है उसके लिए 1। तो जो आइडियल है, आइडियल के लिए ऑब्वियसली बात है हमें क्या मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका प्रेशर हो जाएगा, ये इसका प्रेशर हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो अब जाते हैं वापस से पॉइंट पे। तो अगर मैं वापस से पॉइंट पे जाती हूँ तो क्या कहता है, इट शोज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन शो करता है, कितने पे करेगा, कहीं 68% पे जाके नेगेटिव में आएगा, है ना, और कहाँ पे आएगा 68% पे। तो इधर हम ड्रॉ करेंगे नेगेटिव डेविएशन कहीं 68% पे जाके, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये क्या हो जाएगा, वो 68% पे यहाँ पर जो है मिनिमम जो क्या मिल रहा है आपको, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, जहां पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में इसी का ही सेकंड पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकंड पॉइंट से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमें देखिए क्या मिलेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका लेंगे हम, HNO3 का, और इधर मैं बॉइलिंग पॉइंट लेती हूँ वाटर का। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, वो मुझे पता है कितना होता है 373, है ना, 373 केल्विन होता है। और अगर मैं HNO3 के बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 356 केल्विन, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाया, तो इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया, वो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया 393, यानी कि इससे कहीं ज्यादा 393.4 केल्विन। तो ये क्या है, अपने वो इज एट ए हाइयर टेम्परेचर देन एनी ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो इसका प्योर कंपोनेंट, दोनों ही प्योर कंपोनेंट से क्या है, प्योर स्टेट में जो क्या है, इनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंड पॉइंट को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो कहाँ, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइयर बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा आपको, जहां पर ये क्या कर रहे थे, मीट कर रहे थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये आपका पॉइंट हो गया। इस तरीके का क्या है आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या था बच्चे, आपका एजियोट्रोप था। मैं दोबारा से बताती हूँ एक बार और। एजियोट्रोप क्या होता है, इट इज ए बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड, यानी कि यहीं से इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, दैट हैज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट because of the vapor pressure has the same composition as the liquid mixture. The boiling point of an azeotropic mixture may be higher or lower than that of any pure component. That means कि जो एजियोट्रोप होते हैं वो एक बाइनरी मिक्सचर रखते हैं। सोल्यूशन कैसा होता है इसका, लिक्विड सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल होता है। जो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड का एंड वेपर फेज का, वो क्या होता है, इक्वल होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इनके जो क्या है मोल फ्रैक्शन क्या है इक्वल है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए इक्वल नहीं होने चाहिए। इस वजह से क्या कह सकते हैं हम, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में ही हमें मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि अपने प्योर कंपोनेंट से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम एजियोट्रोप को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एजियोट्रोप्स हैविंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रोप्स हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो ये क्या है, इसके 2 पॉइंट्स पड़ेंगे। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि हमें पता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वही क्या देता है, ज्यादा वेपर प्रेशर देता है। सेकंड कहता है बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन एनी ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो ऐसे हमने ग्राफ देखा कि क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा, तो ये मैक्सिमम आपका ये पॉइंट आ गया है यहाँ से। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमने बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉ करके देखा, किसके बीच में था, 95% हमने अल्कोहल और वाटर लिया था। इसमें क्या निकल के आया है बच्चे हमारा, इसमें हम लोगों ने देखा कि प्योर जो था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन था, जो आपका इथेनॉल था उसका 353 केल्विन था, लेकिन जो आपका एजियोट्रोप निकल के आया उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना आया, 351 केल्विन, यानी कि दोनों से कम आया। ऐसे ही जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट था आपका वो क्या था, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, बॉइल होता है हाइयर टेम्परेचर पर देन एनी ऑफ देयर प्योर कंपोनेंट। इसका हमने एग्जाम्पल लिया 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या था, नेगेटिव डेविएशन के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। उसके बाद में मैंने जैसे ही टेम्परेचर देखा तो पता ही है मुझे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, नाइट्रिक एसिड का होता है 356 केल्विन। तो जब इस मिक्सचर का जो मैंने क्या निकाला, बॉइलिंग पॉइंट निकाल के देखा तो वो कितना निकल के आया, 393.4 केल्विन, यानी कि अपने दोनों कंपोनेंट से कहीं ज्यादा था। सो बच्चे ये था आपका एजियोट्रोप्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में कह लीजिए, वीडियो में कह लीजिए, जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। और याद रखिएगा ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। सो तब तक पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।